Hey everyone, welcome to my channel. This is Kiran Gural, and in this video I will be covering the entire international relations current affairs of last 1 year for UPSC Prelims 2023. तो अगर आपने अभी तक कोई भी सोर्स से कम्प्लीटली कवर नहीं करा है, विजन IAS का नहीं करा है, किसी और सोर्स से नहीं करा है, तो दिस इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ विजन IAS समरी, दैट इज़ PTC 65, शून्य IAS सब इसमें कवर्ड है. ठीक है, तो ये सारा क्रक्स है वन लाइनर्स में. इसमें ना ही ज़्यादा डेप्थ में हम जाएंगे, जस्ट वन लाइनर्स की फॉर्म में जितना भी IR का करंट अफेयर्स न्यूज़ में रहा है वो हम कवर करेंगे. एंड ये जनवरी तक का है. ठीक है, जनवरी 2023 तक का है. उसके बाद ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशंस में इवेंट हुए नहीं होते हैं, बट कोई लोकेशन जो है वो न्यूज़ में रही होगी तो वो हम दोबारा किसी वीडियो में देख सकते हैं. बट अभी ये कि जितना भी PTC 65 आपका विजन का एंड शून्य IAS का एंड कुछ और भी सोर्सेज का सब मिक्स करके ये इसका कंपाइलेशन है. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट US के बारे में क्या क्या चीज़ें न्यूज़ आता है. ईगल एक्ट. ईगल एक्ट अगर पूछा जाए किसके कंटेक्स्ट में है तो इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयर्स. जो भी लीगल एम्प्लॉयर्स हैं US में उनको ग्रीन कार्ड्स के लिए इक्वल एक्सेस मिलेगी, वो है लीगल एक्ट एंड ये US का है. कार्ड्स एक्ट ये सबको पता होगा. काउंटरिंग द एडवर्सरीज ऑफ अमेरिका ऐसे करके कुछ था ये. तो इसमें क्या है, जो भी जैसे रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ कोई कंट्री जो है अपने रिलेशंस बनाती है तो US जो है उस पर ये सैंक्शंस वगैरह लगा सकता है. ठीक है, बस इतना याद रखना है. इकोनॉमिक सैंक्शंस को इम्पोज कर देता है. फाइन. देन स्पेशल 301 रिपोर्ट ये IPR के कंटेक्स्ट में होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कंटेक्स्ट में है. US का रिपोर्ट है एंड इस पर इंडिया प्रायोरिटी वॉच लिस्ट पे है. देन टाइटल 42 ये क्या चीज़ थी, ये रिलेटेड है पब्लिक हेल्थ सर्विस एक्ट जो है US में उसके रिगार्डिंग है. एंड इस पर ये कहा गया है कि US मेक्सिको बॉर्डर में ये किसी भी माइग्रेंट को एक्सपेल कर सकते हैं. ठीक है, कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हो जाती है तो टाइटल 42 जो है पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड है, US से रिलेटेड है. एंड क्या था वो हमने देख लिया. देन GSP जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, ये स्टेटस जो है ये इंडिया को अभी रिस्टोर कर दिया गया था तो ये हम आगे देखेंगे. ये यूरोपियन कंट्रीज़, US, ये कुछ कंट्रीज़ जो हैं कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ को असाइन करती है ये स्टेटस, ताकि उनके जो भी इंपोर्ट्स आ रहे होते हैं उन कंट्री से उन पे ड्यूटीज़ थोड़ी कम लगाते हैं. ठीक है, रिलैक्स फॉर्म में लगाते हैं. देन इंडिया एंड US में और क्या चीज़ें हैं. 2016 में इंडिया को US ने एज ए मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया था, स्टेटस दिया था. देन स्टैंडर्ड ट्रेड ऑथराइजेशन टायर 1 स्टेटस भी दिया गया था. इसमें आप हाई टेक्नोलॉजी जो है उसको सेल एंड परचेज कर सकते हो. ठीक है, तो STA टायर 1 स्टेटस दिया था. मेजर डिफेंस पार्टनर भी हैं US के. देन जिसोमिया ये 2002 में साइन हुआ था. लेमोआ लॉजिस्टिक एक्सचेंज के लिए मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन हुआ था. कॉमकासा है 2018 में साइन हुआ था. एंड बेका सबसे रिसेंटली 2020 में साइन हुआ था. तो ये कुछ 4 एग्रीमेंट्स हैं, ये आपको पता होंगे. जैसे मैंने रिवाइज करवा दिया कि जिसोमिया है वो पहले हुआ था सबसे पहले 2002 में. लेमुआ है लॉजिस्टिक एक्सचेंज के लिए 2016 में. कॉमकासा 2018 एंड बेका जो है बेसिक एक्सचेंजेस एग्रीमेंट तो ये 2020 में हुआ है. फाइन. देन ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, तो ये भी US और कुछ 60 कंट्रीज जो है उन्होंने ये मिलके डिक्लेरेशन निकाला है, ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑफ इंटरनेट. फ्यूचर ऑफ इंटरनेट की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है अब US को. ऐसे याद कर लो कि चाइना जो है वो 5G में डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो US को फ्यूचर ऑफ इंटरनेट की चिंता होने लगी है. ठीक है, तो US है यहाँ पे, बट इंडिया, चाइना, रशिया ये इसके पार्ट नहीं है. इंडिया ने बुडापेस्ट कन्वेंशन भी साइन नहीं करी है जो कि साइबर क्राइम के रिलेटेड है. देन इंडिया और US की एक्सरसाइजेज कौन कौन सी होती है इंपॉर्टेंट. युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, मालाबार है जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, US एंड इंडिया होते हैं. एंड रेड फ्लैग एक्सरसाइज ये भी US के साथ होती है. देन GSP जो है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ये UNCTAD जो है, जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट करके UN का बॉडी है, तो वो इसको डील करता है. ठीक है, एंड इस पर प्रेफरेंशियल एक्सेस दी जाती है टू मार्केट. एंड 15 कंट्रीज जो है स्टेटस को ग्रांट करती है. उसमें ऑब्वियसली यूरोपियन कंट्रीज है, US है, एक्सेट्रा. नेक्स्ट चाइना, तो चाइना अभी न्यूज़ में ज़्यादा पता है, वो सब न्यूज़ में रहता ही है, बट अभी नेपाल के साथ चाइना का ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ BRI. जो चाइना का BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसी के अंडर ये एक अग्रीमेंट हुआ है विद नेपाल, याद रखना है. देन CPEC जो है ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पाकिस्तान के साथ है ये. ठीक है, और हमारे गिलगिट वाला जो एरिया है, गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया, वहाँ से पास होता है. तो इट इज़ अगेंस्ट इंडियन सॉवरेनिटी. ओके. देन एक ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव,
ये देखो आपको ऐसे याद आ जाएगा, थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल है थोड़ा सा, कि चाइना जो है वो सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हम मान सकते हैं आज की टाइम में, इतना असर्टिव है, एंड वही जो है ग्लोबल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो ये वैसे पैराडॉक्सिकल सिचुएशन को समझ के थोड़ा याद रखो। नेपाल और इंडिया के बीच में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, एक वेस्ट सेती प्रोजेक्ट है, बस आपको नाम याद रखने हैं, नेपाल में है वेस्ट सेती प्रोजेक्ट, सेती रिवर नेपाल में है, एंड सेती रिवर हो गया। देन काली गंडकी रिवर, तो काली गंडकी रिवर याद रखो नेपाल की तरफ से होके आती है, तो गंडकी रिवर, तो काली गंडकी जो है ये भी नेपाल में है। अरुण प्रोजेक्ट नेपाल में है। महाकाली ट्रीटी नेपाल के साथ है। कर्नाली रिवर भी नेपाल में है। पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट नेपाल में है। सोलू कॉरिडोर नेपाल, रिवर मेची सब नेपाल में है। एंड इंडिया जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है नेपाल का। दैट्स इट। देन लूजोफोन वर्ल्ड, तो लूजोफोन वर्ल्ड क्या है, ये पोर्टुगीज स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं 9, और उनको कहते हैं लूजोफोन वर्ल्ड, ठीक है। एंड ये मोस्टली कंट्रीज जो साउदर्न हेमिस्फेयर में आती है। एंड इंडिया ने अभी जो लूजोफोन फेस्टिवल है उसको होस्ट करा था गोवा में, फाइन। देन अफ्रीका जो है उसके साथ उसका एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि रिसेंटली इंडिया अफ्रीका का डिफेंस डायलॉग हुआ था, एंड उसका आउटकम था एक गांधीनगर डिक्लेरेशन। तो गांधीनगर डिक्लेरेशन अगर पूछा जाए किस लिए न्यूज़ में था, तो अफ्रीका इंडिया का डिफेंस डायलॉग हुआ था, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया कि हाँ अफ्रीकन की जो डिफेंस फोर्सेज है उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, एक्सरसाइजेज करेंगे, ये सब। एक पेन प्लस स्ट्रैटेजी है, तो याद रखना है एक WHO की पेन स्ट्रैटेजी है, प्रिवेंशन ऑफ एसेंशियल नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, पेन स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, ठीक है। तो जो अफ्रीका की पर्टिकुलरली पेन स्ट्रैटेजी है दैट इज कॉल्ड एज पेन प्लस स्ट्रैटेजी, ये भी याद रखना है। एंड पेन किसका है, WHO। देन पॉर्क्यूपिन स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो पॉर्क्यूपिन स्ट्रैटेजी एक तरह का एसिमेट्रिक वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी होती है, जिसमें एनिमी की वीकनेस जो है उन पर फोकस करते हैं, उनको हम टारगेट करते हैं। एंड ताइवान जो है वो चाइना के कंटेक्स्ट में इसको यूज़ कर रहा है, ठीक है, बिकॉज वो डायरेक्टली तो वॉर नहीं कर सकता चाइना के साथ, उसकी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो पॉर्क्यूपिन स्ट्रैटेजी दैट इज एसिमेट्रिक वॉरफेयर जो है उसको यूज़ कर रहा है। द नेक्स्ट इज इनकियॉन स्ट्रैटेजी, सो दिस इज रिगार्डिंग द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। इतना ही याद रखना है, इनक्योर स्ट्रैटेजी अगर दिमाग में कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो डिसेबिलिटीज़ जो है उनसे लिंक करना है अपने, पीपल विद डिसेबिलिटीज़। एंड ये UN एस्कैप जो है, UN एस्कैप क्या है, एशिया पैसिफिक के कंटेक्स्ट में इकोनॉमिकल सोशल डेवलपमेंट की जो बॉडी है वो UN एस्कैप है, ठीक है, UN की बॉडी है एशिया पैसिफिक के रिगार्डिंग। देन नेक्स्ट इज नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल। सो अभी जैसे रिसेंटली ब्रेक्जिट हुआ था, UK जो है वो EU से बाहर आ गया है, तो उसी के कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ में था कि नॉर्थ आयरलैंड जो कि UK का पार्ट है एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो कि EU का मेंबर है, इन दोनों में इनविजिबल बॉर्डर्स रहेंगे रिगार्डिंग ट्रेडिंग इवन आफ्टर ब्रेक्जिट। तो ये उसके लिए है नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल। अब देखो ये डिफरेंस देख लेते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन और UK में क्या डिफरेंस है। तो ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स आते हैं, एंड जब हम नॉर्थ आयरलैंड को भी ऐड कर देते हैं, दिस इज़ नॉर्थ आयरलैंड, जब हम इसको ऐड करते हैं तो वो UK बन जाता है, ठीक है। तो UK में ये नॉर्थ आयरलैंड आता है, ये साउथ वाला पार्ट नहीं आता, ठीक है। एंड ये जो नॉर्थ आयरलैंड प्रोटोकॉल हुआ था ये वही है कि जैसे साउथ आयरलैंड जो है दिस इज़ अ पार्ट ऑफ EU एंड नॉर्थ आयरलैंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ UK। अब जो UK EU से बाहर आ गया है तो इन दोनों में जो है ट्रेडिंग के लिए बॉर्डर्स इनविजिबल रहे, मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ट्रेडिंग वगैरह के लिए, उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए प्रोटोकॉल था, ठीक है। देन नेक्स्ट इज लचिन कॉरिडोर। तो लचिन कॉरिडोर क्या है, ये एक माउंटेन रोड है जो कि अर्मेनिया एंड एक इनक्लेव ऑफ नागोर्नो काराबाग इनको ज्वाइन करता है। नागोर्नो काराबाग का कॉन्फ्लिक्ट आपको पता होगा, ये एक्चुअल में रीजन जो है अज़रबैजान में है, बट अर्मेनिया इसको क्लेम करता है, तो इसके कंटेक्स्ट में इनके बीच में वॉर एक सिचुएशन हुई थी। तो लचिन कॉरिडोर याद रखना है, ये अर्मेनिया एंड नागोर्नो काराबाग के बीच में एक माउंटेन रोड है, फाइन। लचिन, अर्मेनिया, नागोर्नो काराबाग, इसको ना याद करने का एक ट्रिक बना सकते हो आप। जैसे ये नाग है ना, नागोर्नो काराबाग, नाग मीन्स स्नेक, ठीक है, और स्नेक जो है कितनी लचक होती है उसमें, कैसे लचक के चलता है वो, तो वैसे लचिन कॉरिडोर, स्नेक, नागोर्नो काराबाग, थोड़ा सा वियर्ड सा है बट अगर याद है तो इट्स ओके टू रिमेंबर दैट, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रेंड शोरिंग, दिस इज फ्रेंड शोरिंग, अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है तो ये US ने पिच करा था। ये क्या होता है कि आप एक्सटर्नल इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन से सप्लाई चेन्स को इंसुलेट करने की कोशिश करते हो, ठीक है, फ्रेंड शोरिंग। देन G7 कंट्रीज़ जो है इसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, US, UK। तो जो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कंट्रीज इन्वॉल्व थी, ठीक है, वो आप देखिए, जैसे यहाँ पे UK
यूएस, फ्रांस, ये सब साथ में थे, एंड देन कनाडा, एंड देन बाकी जर्मनी है, इटली है और जापान है। ये सारी एक्सिस पावर्स जो थी, तो ये आप याद रख सकते हैं, 7 नेशंस हैं। देन इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी ट्रीटी, कोई एंड G7 का कोई फॉर्मल सेक्रेटेरिएट भी नहीं है। एंड देन ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो G7 ने प्रपोज करा था, ठीक है, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट। आप मुझे बताएं कि BEPS जो है वो किसका है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये किसका है, ठीक है। देन अभी रिसेंटली 2022 का जो समिट हुआ था वो हुआ था बेवेरियन एल्प्स में। ये लोकेशन बताने के लिए मैंने बताया, वही समिट याद नहीं रहते हैं इतने कि कहाँ पे हुआ था, पर बेवेरियन एल्प्स जो है कहाँ पे, जर्मनी के क्रू रीजन में है। इसको देख लेना आप प्रोनाउंस कैसे करते हैं। नेक्स्ट इज बिल्ड बैक बेटर फॉर द वर्ल्ड, ये इनिशिएटिव भी G7 का है। एक कार्बिस बे डिक्लेरेशन अभी रिसेंटली हुआ है टू प्रिवेंट फ्यूचर पैंडेमिक्स, ये भी G7 का इनिशिएटिव है, ठीक है। तो याद रखना है कौन कौन सी चीज़ें हैं, बिल्ड बैक बेटर, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट, कार्बिस बे डिक्लेरेशन एंड कॉर्नवॉल कंसेंसस। कॉर्नवॉल कंसेंसस में क्या है कि ग्रीन एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक सिस्टम लाना है। और पहले क्या था, वॉशिंगटन कंसेंसस, जो अभी करंटली चल रहा है। वॉशिंगटन कंसेंसस मीन्स लिबरल इकोनॉमी, फ्री ट्रेड, फ्री इकोनॉमी रहनी चाहिए, वो सब कॉर्नवॉल कंसेंसस है। बट अब कह रहे हैं हमको इंक्लूसिव इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए एंड ग्रीन इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए, ठीक है। तो इसमें कॉर्नवॉल कंसेंसस इस रिगार्डिंग है और ये G7 का इनिशिएटिव है। देन G7 का ही एक और इनिशिएटिव है FATF। तो FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में बनी थी, 39 मेंबर्स है उसमें। इंडिया जो है इट इज़ ऑल्सो अ मेंबर, ठीक है, याद रखना है इंडिया द मेंबर ऑफ FATF। और इसमें 39 मेंबर्स में EU और GCC भी है, ठीक है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। देन ये इनफॉर्मल ग्रुप है, इसकी ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट होती है। एंड जो ब्लैक लिस्ट है उसमें नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार है। म्यांमार भी याद रखेंगे, म्यांमार जो है ये भी ब्लैक लिस्ट में है, नॉर्थ कोरिया और ईरान तो है ही। एंड पाकिस्तान जो है वो पहले ग्रे लिस्ट में था बट वहाँ से अभी बाहर आ गया है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं याद रखनी है, तो आई होप ये चीज़ें याद रहेंगी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट, बिल्ड बैक बेटर, कार्बिस बे डिक्लेरेशन किसके रिगार्डिंग है, पेंडेमिक से रिगार्डिंग है, एंड कॉर्नवॉल कंसेंसस G7 से रिलेटेड है सब। नेक्स्ट G7 का एक ग्लोबल शील्ड इनिशिएटिव भी है, ग्लोबल शील्ड इनिशिएटिव। ये G7 एंड वल्नरेबल 20 कंट्रीज ने लॉन्च करा था, 2015 में लॉन्च करा था लीमा पेरू में, फाइन। एंड इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ग्लोबल शील्ड इनिशिएटिव। ये फंडिंग देगा टू दोज कंट्रीज विच आर सफरिंग फ्रॉम क्लाइमेट डिजास्टर्स। तो ग्लोबल शील्ड इनिशिएटिव क्लाइमेट डिजास्टर से बचाने के लिए फंडिंग देनी है कंट्रीज़ को। G7 एंड वल्नरेबल 20 कंट्रीज ने मिलकर करा है, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर। देन ग्लोबल अलायंस फॉर फूड सिक्योरिटी, तो फूड सिक्योरिटी के लिए भी एक अलायंस बनाया है G7 ने। एंड यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है तो वो भी इन्वॉल्व है। तो G7 प्लस वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है, अब मुझे बताएं वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन सी 2 बॉडीज आती हैं, ठीक है। टोटल वर्ल्ड बैंक में 5 बॉडीज आती हैं, पर जब हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करते हैं उसमें 2 बॉडीज आती हैं। या मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं वो कौन सी हैं। तो ये यूक्रेन के कंटेक्स्ट पे ये लॉन्च करा है, ग्लोबल अलायंस फॉर फूड सिक्योरिटी, G7 एंड वर्ल्ड बैंक। ये याद रखने हैं क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी फूड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ आएंगे FAO है, कुछ जो है कोई और ऑर्गेनाइजेशन होगी, बट यहाँ पे G7 है। नेक्स्ट इज UN। तो UN के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। UNGA दैट इज जनरल असेंबली, देन UN सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, देन ट्रस्टीशिप काउंसिल है जिसका भी फंक्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है, एंड देन UN सेक्रेटेरिएट है, एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी प्रिंसिपल ऑर्गन है, इसके हेडक्वार्टर्स है हेग में। बाकी सारे जो 5 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं उनके न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर्स है। देन अगर हम फर्स्ट बात करते हैं UNSA की, तो इट इज़ दी ओनली UN बॉडी जिसमें लीगल सैंक्शंस की पावर है, मतलब लीगली बाइंडिंग होती है इनकी ड्यूटीज़। 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट जिसको P5 बोलते हैं, एंड 10 जो है वो नॉन परमानेंट होते हैं। P5 में कौन कौन से हैं, रशिया, US, UK, फ्रांस एंड चाइना, ठीक है, रशिया, US, UK, फ्रांस एंड चाइना। 10 जो इलेक्ट होते हैं दे आर इलेक्टेड ऑन रीजनल बेसिस, हर एक रीजन से कुछ मेंबर्स आते हैं, उनका 2 ईयर्स का टर्म रहता है, ठीक है। एंड प्रेसिडेंसी जो होती है वो मंथली रोटेट करती है, फाइन। एंड जो प्रेसिडेंट है उनको चूज़ कौन करेंगे, UNGA जनरल असेंबली है वो चूज़ करेगी बाय 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है।
देन यूएनएससी में एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था, नॉर्म्स, न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म। तो यूएनएससी को रिफॉर्म करने के लिए नॉर्म्स एक प्रपोजल किया गया था, इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व था। देन अगर आप बात करें, एक दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था रिसेंटली, ये यूएनएससी का ही एक काउंटर टेररिज्म कमेटी है, वहाँ पे डिजिटल टेररिज्म के रिगार्डिंग ये दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है। दिल्ली डिक्लेरेशन डिजिटल टेररिज्म के रिगार्डिंग है, ठीक है, एंड यूएनएससी की काउंटर टेररिज्म काउंसिल में हुआ है। देन कुछ यूएनएससी रेजोल्यूशंस हैं, जैसे यूएनएससी रेजोल्यूशन 2593, ये 2021 में हुआ है जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है अफगान में। तो उसी के रिगार्डिंग है कि टेररिज्म को ज़्यादा स्प्रेड नहीं होने देना है वहाँ पे, ठीक है, सेफ हेवन नहीं बनाना है अफगानिस्तान को टेररिज्म का, फाइन। तो यूएनएससी रेजोल्यूशन 2593 ये किसके रिगार्डिंग है, इस चीज़ के रिगार्डिंग है, अफगानिस्तान में टेररिज्म नहीं होने देना है। देन 1267 कमेटी जो है किसके रिगार्डिंग है, तो ISIL एंड अलकायदा सैंक्शंस लिस्ट जो है, तो उसके रिगार्डिंग है ये। आफ्टर 9/11 अटैक्स जब हुए थे तब ये लिस्ट आई थी, एंड इन्हीं लोगों को जो है वो ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करते हैं, इन पे सैंक्शंस वगैरह लगाते हैं, उसके रिगार्डिंग ये कमेटी। एंड चाइना ने भी रिसेंटली, ये न्यूज़ में क्यों रहा था, चाइना ने अब्दुल रहमान माखी जो कि एक टेररिस्ट है उसको ब्लॉक कर दिया था कि मतलब हमको इसको जो है टेररिस्ट की लिस्ट पे नहीं डालना है, ठीक है। एंड उन्होंने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया, टेक्निकल होल्ड का। टेक्निकल होल्ड क्या है ये, इट मीन्स उसने कहा कि हमको और ज़्यादा इस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, अभी क्लियर नहीं है कि ये टेररिस्ट है कि नहीं, ठीक है। तो टेक्निकल होल्ड जो है वो इस कंटेक्स्ट में था। तो 1267 कमेटी देख लिया हमने, 2593 रेजोल्यूशन देख लिया। द नेक्स्ट इज UNHRC, ह्यूमन राइट्स काउंसिल। सो ये जिनीवा में हेडक्वार्टर्स है इसके। पहले जो है इसके पहले बॉडी थी, ये रेफ्यूजीज़ के लिए बॉडी थी, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ये ह्यूमन राइट्स ऑफ रेफ्यूजीज़, कुछ ऐसा था। एंड इनका 3 इयर्स का टर्म रहता है, ठीक है, इनके मेंबर्स का ह्यूमन राइट्स काउंसिल में 3 इयर्स का टर्म रहता है। ऊपर हमने देखा नॉन परमानेंट मेंबर्स 2 इयर्स का टर्म रहता है यूएनएससी में। ये चीज़ें साथ साथ ही याद करते चलो। एंड यहाँ पे भी रीजनल रिप्रेजेंटेशन होती है, एंड आप मैक्सिमम 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए मेंबर्स बन सकते हो, मतलब 3 साल का एक टर्म हुआ, 3 साल का एक, 6 साल के लिए मैक्सिमम आप इकट्ठे हो सकते हो, एक टाइम पे प्रेसिडेंसी हासिल कर सकते हो। उसके बाद आपको कूल ऑफ पीरियड एक लेना पड़ेगा। इंडिया जो है वो 2022-24 के लिए जो है वो चेयर करेगा, एंड ये इनका 6th टर्म होगा, ठीक है। UNHRC में इंडिया का 6th टर्म होगा, याद रखना है। एंड इसी के साथ आप मुझे बताएं UNSC में इंडिया कितनी बार अपना टर्म जो है वो सर्व कर चुका है, एंड अभी करंटली जो है वो कौन सा टर्म हुआ था रिसेंट वाला। देन UNHRC में यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होता है, ठीक है, मतलब पीरियोडिकली रिव्यू होता है कि क्या प्रोग्रेस हुई है ह्यूमन राइट्स पे। एंड इस पर एक ट्रॉयका बनता है, दैट इज़ 3 लीडर्स का एक ग्रुप बनता है फॉर रिव्यू ऑफ इंडिया। तो इंडिया को रिव्यू करने के लिए ट्रॉयका बनेगा, उसमें नेपाल, नीदरलैंड्स एंड सूडान हैं, ठीक है। तो नेपाल, नीदरलैंड्स एंड सूडान ये जो है इंडिया का यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू में जो है पार्टिसिपेट करेंगे, इसको लीड करेंगे। देन UN पॉपुलेशन फंड है, तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी है UN का, एंड इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, बस इतना ही याद रखना है। देन चलते हैं FAO पे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके इटली, रोम में हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। एंड इनके कुछ अगर हम इनिशिएटिव की बात करते हैं FAO की, तो फर्स्ट इज ग्रीन सिटीज़ इनिशिएटिव। तो फूड एंड एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर की बात करें तो ग्रीन सिटीज़ की भी बात कर रही है, ठीक है। तो ग्रीन सिटीज़ इनिशिएटिव जो है इसमें FAO का इनिशिएटिव है ये, लाइवलीहुड्स ऑफ अर्बन एंड सेमी अर्बन पॉपुलेशन इन 100 सिटीज़ इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, ये हमको इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो ग्रीन सिटीज़ इनिशिएटिव, लाइवलीहुड अर्बन एंड सेमी अर्बन पॉपुलेशन का नेक्स्ट 3 ईयर्स में करना है। एंड देन ग्रीन अर्बन ओएसिस प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट भी अभी लॉन्च करा गया है, टू टर्न ड्राई लैंड सिटीज़ इनटू ग्रीन अर्बन सिटीज़, ग्रीन अर्बन ओएसिस, ठीक है। तो ग्रीन अर्बन ओएसिस प्रोग्राम ये भी किसका है, FAO का है। ग्रीन सिटीज़ इनिशिएटिव FAO का है। देन फास्ट इनिशिएटिव है फूड एंड एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव, ये भी FAO का है, ठीक है। सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर को यूज़ करना है। सो नेक्स्ट इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1961 का, ये UNGA एंड FAO का है, दैट इज जनरल असेंबली ऑफ UN एंड FAO का, एंड इसके भी हेडक्वार्टर्स रोम में है। एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन जो कि हंगर के फील्ड में काम कर रही है, फाइन। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये भी FAO का है। फास्ट
ये भी FAO का है। ग्रीन अर्बन ओएसिस प्रोजेक्ट, ग्रीन सिटीज इनिशिएटिव, सब FAO का है। देन ऑल्सो FAO का और EBRD, दैट इज यूरोपियन बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये जो बैंक है और साथ में FAO है, इनका एक अभी रिपोर्ट आया था, इन्वेस्टिंग इन कार्बन न्यूट्रलिटी, यूटोपिया और न्यू ग्रीन वेव। तो कार्बन न्यूट्रलिटी में इन्वेस्ट करना एक यूटोपिया है, मतलब आइडियलिज्म है, या फिर एक न्यू ग्रीन वेव है। तो ये FAO एंड EBRD का एक रिपोर्ट था। नेक्स्ट इज UNCTAD, जिनेवा में हेडक्वार्टर्स है। इसकी कौन कौन सी रिपोर्ट्स है वो याद रखना है। तो CTAD मतलब ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बॉडी है ये UN की। तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट वाली रिपोर्ट एक रिलीज़ करता है। देन ट्रेड एंड इन्वायरमेंट रिपोर्ट भी रिलीज़ करता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज़ करता है एंड लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट भी यही रिलीज़ करता है। नेक्स्ट इज UN स्पेशल रिपोर्टर। तो ये एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट होते हैं जो कि स्पेसिफिक मैंडेट होता है उनका, या तो स्पेसिफिक मैंडेट से डील करते हैं या कोई एक स्पेसिफिक कंट्री उनको दी गई होती है किसी एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। इनको कोई फाइनेंशियल कंपनसेशन नहीं मिलता काम करने के लिए, एंड इनको अपॉइंट करते हैं UNHRC, दैट इज़ ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है वो इनको जो है अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है UPSC में कि कौन कौन सी बॉडीज़ जो है UN की स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ हैं। जैसे ICAO जो है स्पेशलाइज्ड बॉडी है। आप जैसे देखिए क्वेश्चन क्या था, WTO, तो WTO इज़ नॉट ए स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ UN, ठीक है, ये आपको याद रखना है। WTO नहीं है। बाकी जो IMF है या वर्ल्ड बैंक है वो सब है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ UN, ओके। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट ही देख लेते हैं। टोटल 15 जो है वो ये है स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की। जैसे FAO है, ICAO है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ILO है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यूनेस्को है, UNIDO है, दैट इज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WIPO है, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। WTO यहाँ पे नहीं है, फाइन। IMF है, वर्ल्ड बैंक है, बट WTO नहीं है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ICAO पे वापस आते हैं। ये शिकागो कन्वेंशन से बनी थी, ठीक है, शिकागो कन्वेंशन से बनी थी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। सिविल एविएशन शिकागो से बनी है, याद रखना है। और इसके हेडक्वार्टर्स है क्यूबिक, कनाडा में, ठीक है। तो कनाडा में ही देखो ICAO, ये सिविल एविएशन, शिकागो कन्वेंशन, कनाडा, सब सी से है यहाँ पे। देन UN कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, तो 1946 में ये बनी हुई है। इकोसॉक जो है इनके अंडर ये बनी हुई है, इन्होंने रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा था। सो एंड न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। अब देखो न्यूज़ में क्यों था कि रिसेंटली इकोसॉक ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा कि ईरान को इस बॉडी से हटा देंगे, क्योंकि इन्होंने हिजाब प्रोटेस्ट पे बहुत ही ब्रूटल क्रैकडाउन करा था, ठीक है, इसलिए न्यूज़ में था। इस्तांबुल कन्वेंशन एक आपको याद रखनी है, ये काउंसिल ऑफ यूरोप की है एंड ये वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए है। इस्तांबुल कन्वेंशन याद रखना है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के रिगार्डिंग है। इसी तरह ये एक बेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन है, ये भी वुमेन के रिगार्डिंग है, फाइन। नेक्स्ट इज ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में बना है, बहुत पुरानी बॉडी है, फाइन। एंड इंडिया पे फाउंडिंग मेंबर था। इंडिया ने इसकी 6 कन्वेंशन अडॉप्ट कर रखी है, रेटिफाई कर रखी है आउट ऑफ 8। तो कौन कौन सी 2 कन्वेंशन से जो हमने रेटिफाई नहीं करी हुई है, तो एक है 87 कन्वेंशन, दैट इज़ जिसमें राइट टू एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है, राइट टू ऑर्गेनाइज है, मतलब ऑर्गेनाइज करने वाला वर्कर्स ऑर्गेनाइज होंगे, एसोसिएशन बनाएंगे, वो चीज़ इंडिया ने नहीं करी है रेटिफाई, ठीक है, कन्वेंशन 87। एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब सिमिलर सा है ये, तो इन दोनों को अलाउड नहीं करा है। बाकी जो होंगे कि उनका इक्वल वेजेस देने हैं या फिर उनको प्रोटेक्ट करना है, वो सारे हमने करे हैं साइन, ठीक है। बस ये 2 एक्सेप्शन है, ये अगर आएंगे ऑप्शन में आप कर पाओगे डिलीट, ठीक है। देन जिनेवा में हेडक्वार्टर्स है इसके, इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। इनकी रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन एंड सोशल डायलॉग रिपोर्ट। सोशल डायलॉग रिपोर्ट जो है ये भी ILO का है, फाइन। देन UNCLOS, तो UN कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, तो 1982 का है ये। इसने जो सीज है उनको 5 जोन्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज इंटरनल वाटर्स, जो कंट्री के इंटरनल वाटर्स हैं, फाइन। देन टेरिटोरियल सी, तो जैसे आपकी यहाँ पे पूरी ये बेस लाइन बनती है, यहाँ पे मतलब आपका कंट्री ख़त्म हुआ, अंदर कहीं इंटरनल वाटर्स रहे होंगे, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये आपकी बेस लाइन है, ठीक है। यहाँ से अगर आप 12 नॉटिकल माइल्स चलोगे ये टेरिटोरियल सी हो जाएगा।
और आगे 12 नॉटिकल माइल्स चलोगे ये आपका कंटिगुअस जोन हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कंटिगुअस जोन हो गया 24 नॉटिकल माइल्स। देन अगर आप देखें बेस लाइन से अगर आप 200 नैनोमीटर चलते हैं, 200 नैनोमीटर, दैट इज कॉल्ड एज EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एंड बियॉन्ड 200 अगर आप चाहेंगे नॉटिकल माइल्स तो हाई सीज हो जाएंगे, फाइन। एंड इंडिया इज अ मेंबर, बट यूएस जो है वो इसका मेंबर नहीं है, UNCLOS का, याद रखना है। और इनके अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं इसके लिए ट्रिब्यूनल है, बट केसेस जो है वो ICJ में भी जा सकते हैं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स जो है वहाँ पे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट बॉडी इज यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये भी स्पेशलाइज्ड बॉडी है UN की। इट वॉज एस्टैब्लिश बाय द ट्रीटी ऑफ बर्न, ठीक है, और हेडक्वार्टर्स भी इसके बर्न में ही है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि बर्न कहाँ पे है, ये भी आप मुझे गूगल सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताएं। देन एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन जो है इसके हेडक्वार्टर्स थाईलैंड में है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये अगर ना भी याद है तो कोई इशू नहीं है, बट ऊपर हमने चीज़ें पढ़ी, दैट दो थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन WMO, वर्ल्ड मेटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइज्ड बॉडी है UN की, बहुत पुरानी बॉडी है, 1873 की है, ठीक है। रिपोर्ट्स कौन कौन सी है, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट सर्विसेज, ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट एंड ग्लोबल क्लाइमेट सर्विसेज दोनों का ही WMO निकालता है। देन अगर आप देखें एक स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट अगर देखें तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर निकालता है उसको, ठीक है। देन इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है UN की, बस इतना ही याद रखना है। बाकी कुछ और रिपोर्ट्स हैं जैसे कि स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट यूनेस्को निकालता है, ये सिर्फ पायलट बेसिस पे रिलीज करी थी। तो स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट अगर पूछा जाए, स्टेट ऑफ ओशन यूनेस्को निकालता है, बट अगर स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट पूछा जाए, क्लाइमेट सर्विसेज पूछा जाए, क्लाइमेट एक्शन पूछा जाए, वो अलग है। ओशन रिपोर्ट उसकी स्टेट बतानी है तो दैट इज यूनेस्को रिलीज करा है उसको, ठीक है। WMO की और भी कुछ रिपोर्ट्स हैं जैसे कि ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम रिपोर्ट एंड ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, याद रखना है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन UNEP नहीं निकालता, ठीक है, ये WMO निकालता है। नेक्स्ट इज UN एनर्जी। UN एनर्जी के दो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी इसके बारे में न्यूज़ में थी। फर्स्ट, एक प्लान ऑफ एक्शन टूवर्ड्स 2025 UN एनर्जी का था कि कैसे हमने रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करना है, वो सब के बारे में प्लान ऑफ एक्शन टूवर्ड्स 2025। एंड एनर्जी कम्पैक्ट एक्शन नेटवर्क, ये भी UN एनर्जी का है। देन UNEA जो है इन्वायरमेंट असेंबली, तो ये गवर्निंग बॉडी है UN इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो बॉडी है उसका, हर 2 साल में इनकी मीटिंग होती है। ये इस्टेब्लिश कहाँ पे हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि Rio+20 कहते हैं इसको, Rio+20 2012 में हुआ था। यहाँ पे ये असेंबली जो है इस्टेब्लिश होती है। अब आप मुझे बताइए UNEP जो है कहाँ पे इस्टेब्लिश होता है, ये हमने इन्वायरमेंट की PT में पढ़ा था, तो मैं ही बता देती हूँ, ये 1972 में जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पे इस्टेब्लिश होता है ये, ठीक है। एंड 2012 में ये UNEA इस्टेब्लिश होता है, इसका गवर्निंग बॉडी। अच्छा, ये आप मुझे बताएं कि जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था उसको क्या बोलते थे, जैसे ये UN कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, स्टॉकहोम वाली को क्या बोलते थे, ठीक है। एंड जो रियो में हुई थी तो उसको क्या बोलते थे, जो 1992 की थी ये। नेक्स्ट इज UN वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस। तो जियोस्पेशियल जो है ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था, जियोस्पेशियल एस्पेक्ट जो है, तो ये देख लेते हैं। फर्स्टली जो है, फर्स्ट इसका जो जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस हुआ था ये चाइना में हुआ था। सेकेंड अभी रिसेंटली हैदराबाद में हुआ था, तो इसलिए न्यूज़ में था, ये याद रखना है। सेकेंड जो इसका जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस हुआ है, कहाँ पे हुआ है, हैदराबाद में, इंडिया में हुआ है। थीम क्या था, जियो एनेबलिंग ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। हर 4 साल में इनकी मीटिंग होती है, तो पहला 2018 में हुआ, दूसरा जो है 2022 में हो गया। और इसमें क्या है, आप देखेंगे कि जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है। जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी मतलब कि जैसे GPS वगैरह हो गया, जिससे आप लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का लोकेशन पता कर सकते हैं, तो वो हो गया आपका जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन। एंड स्वामित्व स्कीम जैसे है, जैसे विलेज मैपिंग करनी है, मतलब विलेज रिकॉर्ड्स जो हैं, लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह उन सबको मैपिंग करना है। गति शक्ति प्रोजेक्ट, जिसमें हमने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको कोऑर्डिनेट करना है, उनको ट्रैक करना है। जैम ट्रिनिटी जो है, जन आधार मोबाइल ट्रिनिटी, उसमें भी ये सब यूज़ होती हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज UN पीस कीपिंग। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे UN पीस कीपिंग में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटिंग कंट्री है, ठीक है। तो फर्स्ट आई थिंक बांग्लादेश है
ये आप कंफर्म करेंगे। एंड सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा ट्रूप्स जो है वो इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। एंड इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय ऑल इंडिया वुमेन कॉन्टिजेंट, ठीक है। ये आई थिंक लिबियन क्राइसिस में जो है ये इन्होंने करा था डिप्लॉय। देन एवरी मेंबर ऑफ यूएन जो है वो लीगली ऑब्लिगेटेड होता है कि उसको अपना पीस कीपिंग फोर्स मतलब पीस कीपिंग के लिए शेयर देना ही पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको लगेगा कि यार ऐसा थोड़ी होता है कि मेंबर बन गए यूएन का तो हर एक को पीस कीपिंग शेयर देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ये लीगली ऑब्लिगेटेड है। देन एक अभी इनिशिएटिव आया था ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। तो ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्या है, अगर पूछा जाए कि किस कंटेक्स्ट में है, तो जो क्राइम्स होते हैं अगेंस्ट पीस कीपर्स उनके रिगार्डिंग अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ये इनिशिएटिव है। देन एक एक्शन फॉर पीस है, A4P, एक्शन फॉर पीस। ये भी फ्यूचर पीस कीपिंग ऑपरेशन से कैसे होने चाहिए तो उसके रिगार्डिंग है ये। नेक्स्ट इज वन हेल्थ। तो वन हेल्थ क्या है, वन हेल्थ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है 2022-26 ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था बाय WHO, FAO, UNEP दैट इज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बॉडी जो है, एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ये चारों ने मिलकर वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट दिया है एंड इनका जो जॉइंट प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है इन्होंने करा है। आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पिलानिसबर्ग रेजोल्यूशन है एक, ये भी वही है कि जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका वाइल्ड लाइफ हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, पिलानिसबर्ग रेजोल्यूशन। एंड दूसरा है मैनहट्टन प्रिंसिपल्स। तो मैनहट्टन प्रिंसिपल्स क्या है, एपिडेमिक डिजीजेस को प्रिवेंट कैसे करना है उसके लिए अप्रोचेस इसमें बताई गई हैं। देन नेशनल फ्रेमवर्क फॉर वन हेल्थ 2021, ये FAO का है, नॉट WHO, याद रखना है। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर वन हेल्थ FAO का है। और मैनहट्टन प्रिंसिपल्स हमने देख लिया, फ्यूचर एपिडेमिक डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए है। तो अच्छा आप मुझे बताएं, अभी हमने देखा फ्यूचर पेंडेमिक्स से डील करने के लिए, अभी हमने ऊपर एक कुछ चीज़ पढ़ी थी वो आप मुझे बताएं। आई थिंक वो G7 का इनिशिएटिव था, वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। नेक्स्ट चलते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क। तो सेंडाई फ्रेमवर्क जो है, हायोगो फ्रेमवर्क जो है, ये सब क्या है, डिज़ास्टर रेजिलियंस डेवलप करने के लिए है, ठीक है, डिज़ास्टर से डील करने के लिए है। नेक्स्ट कॉडेक्स एलिमेंटेरियस। तो कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है ये, तो ये WHO और FAO जो है उसका फूड स्टैंडर्ड्स प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करती है। अब पूछा जाए कि फूड स्टैंडर्ड्स प्रोग्राम जो है किसका है, तो FAO एंड WHO का है, ठीक है। देखो फूड स्टैंडर्ड जो है हेल्थ को मेंटेन करने के लिए होता है, एंड फूड है तो फूड और एग्रीकल्चर तो बॉडी आएगी ही, तो उस तरीके से याद रहेगा। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है। तो मतलब कोडेक्स एलिमेंटेरियस किसके लिए है, फूड स्टैंडर्ड फिक्स करती है ये बॉडी, ठीक है। तो याद रखना है इनके सेशन हर साल होते हैं, ऑल्टरनेटिंग होते हैं, एक साल जेनेवा में होगा, दूसरे साल रोम में होगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा यूनिक है इसमें कि ऑल्टरनेटिंग वे में होता है, एक बार जेनेवा में होगा एक बार रोम में। देन कोडेक्स कमीशन ऑन स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब, इसको इंडिया ने होस्ट करा था, ठीक है, और इसने अभी रिसेंटली रिकमेंड करा था क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर सैफरॉन, स्पाइसेस एक्सेट्रा। तो इंडिया ने इसको होस्ट करा था, इसलिए न्यूज़ में था। नेक्स्ट इज UN मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडियन पाकिस्तान। तो 1949 में ये बना था, जब फर्स्ट वॉर हुआ था कश्मीर में 1947-48, उसके बाद ये बना था 1949 में। एंड इसमें UN रेजोल्यूशन 39, इसके थ्रू एक 3 मेंबर कमेटी बनी थी, UN कमेटी ऑन इंडियन पाकिस्तान, कुछ इस तरीके का। लेकिन बाद में रेजोल्यूशन 47 से इसको रीनेम कर दिया गया, तो UN मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडियन पाकिस्तान ये बना दिया गया, ठीक है। अगर ऐसा कहीं पूछ लेते हैं गलती से कि UN रेजोल्यूशन 39, 47 ये किसके रिलेटेड है, तो इंडिया और पाकिस्तान का जो मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप बनाया है UN ने उसके रिगार्डिंग है। लेकिन शिमला अग्रीमेंट जो हुआ था 1972 में इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में आफ्टर 1971 वॉर, तो उसके बाद इंडिया ने कहा कि हम बायलैटरली ही सारे रिलेशंस को जो है वो सारे डिस्प्यूट्स को एड्रेस करेंगे, तो तब से ही वो इस ग्रुप के पास नहीं गया है ऑफिशियली। नेक्स्ट इज इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। तो याद रखना है ये UNFCCC के कंटेक्स्ट में, मतलब क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में है। 2017 में बना था ये इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, और दिस इज़ मैनेज बाय UN ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, ठीक है। एंड इस चीज़ को होस्ट करते हैं UNDP। तो देखो बात क्या, ये इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड है ना, तो UNDP कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होगा, जो मैनेज कर रहा है इसको UN ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, और ये क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग है। बस इतनी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट इज मैकोलिन कन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। मैकोलिन कन्वेंशन जो है, पहला तो ये इंटरपोल ने एक टास्क फोर्स बनाई थी
मैच फिक्सिंग टास्क फोर्स, ठीक है। तो मैच फिक्सिंग के रिगार्डिंग टास्क फोर्स बनाई थी इंटरपोल ने अंडर मैकोलिन कन्वेंशन, एंड इस कन्वेंशन को एक और नाम है इसका काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन मैनिपुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। तो मैच फिक्सिंग मैकोलिन याद कर लो बस। नेक्स्ट इज जिनेवा कन्वेंशन। तो जिनेवा कन्वेंशन एक रोड ट्रैफिक के रिगार्डिंग भी होती है, ठीक है, बट अदरवाइज एक जिनेवा कन्वेंशन जो है वो कंसुलरी एक्सेस के बारे में भी होती है, मतलब कि बायलैटरल रिलेशंस में उसके रिगार्डिंग भी है ये कंसुलर एक्सेस के लिए। एंड एक जो है वो रोड ट्रैफिक के बारे में भी है, इंडिया इज द सिग्नेटरी। द नेक्स्ट इज कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। तो कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट याद रखना है कि यूएन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट हाँ उसमें रिप्रेजेंटेशन होती है यूएन सेक्रेटरी जनरल की, एंड ये यूएनजीए को रिपोर्ट करता है, बट इट इज़ नॉट अ यूएन ऑर्गेनाइजेशन। स्टेटमेंट में फंसा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस 2022 का हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दिल्ली में ये होस्ट करा था, ठीक है। तो न्यूज़ में था, दिल्ली में होस्ट हुआ है। 2018 में ये स्टार्ट होती है, फ्रेंच गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था ये एक, ठीक है। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस ये 2018 में स्टार्ट हुआ था, फ्रेंच गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, रिसेंटली दिल्ली ने होस्ट करा है। एंड 2018 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ, 2020 में इंडिया में होना था, बट कोविड की वजह से नहीं हो पाया था, ठीक है। तो इसीलिए अब 2022 में जाके हुआ है। देन यूएनएससी रेजोल्यूशन आप देखें 1267 एंड 1373, ये है कि फाइनेंशियल सैंक्शंस लगा देंगे अगेंस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स जो भी टेररिस्ट होंगे। तो 1267 1373 ये रेजोल्यूशन याद नहीं रहेंगे, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया। नेक्स्ट दिल्ली डिक्लेरेशन जो हमने ऊपर पढ़ा डिजिटल टेररिज्म के रिगार्डिंग था, ठीक है। काउंटरिंग द यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी मतलब वही डिजिटल जो चीज़ें आ रही हैं उसका टेररिज्म के लिए यूज़ ना हो, उसके लिए है ये। नेक्स्ट टेररिज्म प्रिवेंशन ब्रांच एक है, तो याद रखना है ये यूएनओडीसी के अंडर है, यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो ये चीज़ याद रखनी है कि टेररिज्म प्रिवेंशन ब्रांच जो है वो इसकी है, यूएनएससी की नहीं है, फाइन। नेक्स्ट इज G20। तो G20 जो है उसका भी रिसेंटली 17th समिट हुआ था, उसमें मोटो क्या था, रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉन्गर। इसमें बाली डिक्लेरेशन एक हुआ था, तो बस याद रखने की बाली डिक्लेरेशन अगर पूछ लेते हैं न्यूज़ में था किसके रिगार्डिंग था, तो G20 का कुछ आउटकम है ये, ठीक है, उसकी मीटिंग हुई थी उसका आउटकम है ये बाली डिक्लेरेशन। मोटो क्या था, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। अच्छा, अब इसमें ब्लैक ग्रेन इनिशिएटिव एक आता है, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, ये टर्की और यूएन का इनिशिएटिव है। किस कंटेक्स्ट में, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो उसमें ग्रेन्स की मतलब जो भी फूड वगैरह की कुछ भी कमी ना हो उसके लिए इनिशिएटिव है। ब्लैक सी मतलब ब्लैक सी जो है वहाँ से कोई भी इनका ट्रांसपोर्टेशन जब रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, ग्रेन्स का। तो फूड की ट्रांसपोर्टेशन को, सप्लाई को बरकरार रखने के लिए अमिड द यूक्रेन रशिया वॉर ये इनिशिएटिव लाया गया है यूएन एंड टर्की का। देन इसने एक न्यू फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी फंड एस्टेब्लिश करा है G20 ने फॉर पैंडमिक प्रिवेंशन प्रिपेयरनेस एंड रिकवरी, और इसको होस्ट करेगा वर्ल्ड बैंक, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस फंड को होस्ट कौन करेगा, वर्ल्ड बैंक करेगा। देन G20 का एक इनिशिएटिव है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की भी बात करता है G20, तो ये वहीं से हो जाएगा। अब G20 की अगर हम बेसिक बातें करें तो 1999 में ये बना था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, और इसका एजेंडा जो है वो थोड़ा सा एक्सपैंड कर गया आफ्टर 2018 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। पहले ये सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करता था, फिर इसमें डेवलपमेंट वगैरह वो चीज़ें भी आ गई। एंड पहले इसमें क्या है कि सिर्फ जो सेंट्रल बैंक होते थे, सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स वगैरह होते थे उनकी मीटिंग होती थी। अब फाइनेंशियल हेड्स वगैरह जो हैं या इवन जो हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं वो भी मिलना स्टार्ट हो गए हैं। इसमें 19 कंट्रीज़ होती है, एक EU होता है, ठीक है। G20 है ना, 19 कंट्रीज़ हैं और एक EU है, इसलिए 20 बना ये। इसमें वर्ल्ड बैंक एंड IMF के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है। मेंबर्स कौन कौन थे वो भी हम देखेंगे मैप में, बट अभी इंडिया की प्रेसिडेंसी थी तो उसमें थीम क्या था, वासुदेव कुटुंबकम, दैट इज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे G20 का डिजिटल इनोवेशन अलायंस, तो ये मीटी ने लॉन्च करा है क्योंकि इंडिया की प्रेसिडेंसी थी। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है उन्होंने लॉन्च करा है G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस। अगर सिंपली पूछते हैं कि डिजिटल इनोवेशन अलायंस किसका इनिशिएटिव है, मीटी का इनिशिएटिव है G20 में, ठीक है। इसमें क्या है, हमको जो भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं स्टार्टअप्स उनको अडॉप्ट करना है एंड
सारी कंट्रीज़ के स्टार्टअप्स की टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना है, सिर्फ G20 का नहीं, ठीक है, नॉन G20 मेंबर्स हैं उनका भी। नेक्स्ट इज भोपाल डिक्लेरेशन। भोपाल डिक्लेरेशन किसके रिगार्डिंग है? ये भी वही है कि हमको इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है सारी सेक्शंस का, और ये भी G20 के अंदर एक, बस यही याद रखना है, भोपाल डिक्लेरेशन, G20 इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस, फाइन। फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी फंड फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस प्रिवेंशन रिस्पॉन्स, ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव, बाली डिक्लेरेशन, सब रिवाइज हो गया। नेक्स्ट इज अर्बन 20। अर्बन 20 भी G20 का ही इनिशिएटिव है, ठीक है। और अर्बन 20 में क्या है, इसमें इसके प्रेसिडेंट होते हैं ब्यूनोस एरिस एंड मेयर ऑफ पेरिस जो हैं वो होते हैं। फिर इसमें जो C40 सिटीज़ का कुछ लीडरशिप ग्रुप है, तो उसका ये इनिशिएटिव है, ठीक है, मतलब ये दोनों भी हैं इसमें और ये भी है। देन U20 का जो 2023 का साइकिल था उसको सिटी ऑफ अहमदाबाद ने चेयर किया है, बस यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पहला तो अर्बन 20 G20 से लिंक्ड है, ठीक है, ये इनके प्रेसिडेंट होते हैं। ये जो C40 ग्रुप है ये भी जो है इससे एसोसिएटेड है। जो 2023 का साइकिल था उसमें चेयर किसने किया है? सिटी ऑफ अहमदाबाद, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। एंड इसमें G20 सिटीज़ के जो मेयर्स वगैरह होते हैं वो आते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट इज जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। तो ये मीटर कन्वेंशन से बना था, ऐसे ध्यान में रह जाएगा। मीटर जो है मेजर करने के लिए यूज़ होता है, तो मीटर कन्वेंशन से ही ये बना था। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स 1875 में पेरिस में ये बना था। जैसे SI यूनिट्स वगैरह जितने भी हमारे आते हैं तो वो यही कॉन्फ्रेंस लाती है। 64 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। हर 4th ईयर इसकी मीटिंग होती है फ्रांस में, ठीक है, क्योंकि पेरिस में ही हेडक्वार्टर्स है तो फ्रांस में ही इसकी मीटिंग होती है। 2022 में इन्होंने कुछ 7 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए थे एंड न्यू SI प्रीफिक्सेस जो है उनको अडॉप्ट करा है। ये में भी पूछा जा सकता है, जैसे रोना, क्वेटा, रोंटो एंड क्वेक्टो। रोना मतलब 10⁻27, रोंटो मतलब 10⁻9-27, क्वेटा मीन्स 10⁻30 एंड क्वेक्टो मीन्स 10⁻30। एंड इंडिया ने इसी कन्वेंशन के चलते हुए स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट जो है 1956 में अडॉप्ट करा था। लीप सेकेंड जो है ये पूछा जा सकता है किस कंटेक्स्ट में है। तो लीप सेकेंड क्या होता है? इट इज़ अ सेकेंड इंसर्टेड इन क्लॉक्स टू अलाइन यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम विद अर्थ। तो मतलब अर्थ का टाइम जो है वो यूनिवर्सली कोऑर्डिनेटेड रहे, ठीक है, तो उसके लिए कुछ 1 सेकेंड जो है वो इंसर्ट किया जाता है, लीप सेकेंड उसको बोलते हैं। तो अभी तक जो है सो फार 27 लीप सेकेंड से ऐड कर चुके हैं। बस इतना ही सा ही याद रखना है, पूरा डेप्थ में कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है, ठीक है, इतना सा ही स्टेटमेंट आएगा अगर पूछेंगे तो। नेक्स्ट इज कन्वेंशन ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड वॉच कीपिंग फॉर सी फेयरर्स। तो सी फेयरर्स के रिगार्डिंग है, तो ये इतना याद नहीं रहेगा कब आया था, कब ये फोर्स में आया था, तो बता देती हूँ। 1978 में जो है ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी कॉन्फ्रेंस होती है लंदन में, वहाँ पे ये बनता है और फोर्स में आता है 1984 में। इट अप्लाइज टू शिप्स ऑफ नॉन पार्टी स्टेट्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग वॉच कीपिंग फॉर सी फेयरर्स। तो वॉच कीपिंग ट्रेनिंग किन की बात कर रहे हैं? ये जो नॉन पार्टी स्टेट्स है ना, वो जब एक पार्टी स्टेट्स के पोर्ट को विजिट करती है तो उसकी शिप्स को पे ये अप्लाई करता है। मतलब कि वो पार्टीज जो कि इस कन्वेंशन को साइन करे हुए हैं, जो इसकी पार्टी है, उनके पोर्ट्स में अगर कोई नॉन पार्टी स्टेट जो है उसकी शिप्स आती है तो उन पे ये जो है अप्लाई करेंगे ट्रेनिंग एंड वॉच कीपिंग वगैरह ये सब। मनीला अमेंडमेंट्स हुई थी इसी में, तो अगर मनीला अमेंडमेंट्स पूछी जाती हैं क्या है तो किसके रिगार्डिंग है? ये वही सी फेयरर्स के रिगार्डिंग है, तो बस इतना ही याद रखना है। रिसेंटली इंडिया एंड ईरान ने भी इसको साइन करा है, फाइन, तो इंडिया ने साइन करा है, दैट्स इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2022। तो ये जनेवा में हुआ है एंड इसको को ऑर्गेनाइज करा है इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, यूनेस्को, UNDP एंड UNCTAD, बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट इज UN वर्ल्ड समिट ऑन ग्राउंड वाटर, UN वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर 2022। थीम था मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ऐसे याद आ जाएगा। ग्राउंड वाटर इनविजिबल है, उसको विजिबल बनाना है, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस को विजिबल बनाना है। और पेरिस में ये हुआ था, ऑर्गेनाइज बाय UN वाटर, एक तो यही है, इसी के नाम में है UN वाटर। यूनेस्को भी है एंड इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट सेंटर जो है वो भी है। और ये जो असेसमेंट सेंटर है ये वर्क करता है अंडर वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और फाइनेंशियल सपोर्ट इसको देता है नीदरलैंड्स, ठीक है।
एक लाइव कैंपेन है जो कि ग्लासगो में जो UNFCCC का COP26 हुआ था वहाँ पे हमारे PM ने प्रपोज करा था। क्या था ये? लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। सो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम। तो फर्स्ट टाइम इंडिया में ये हुआ है, ठीक है, मतलब हुआ ही ये फर्स्ट टाइम है 2022 में, और फर्स्ट ही जो है वो इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ है। इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम, माइग्रेशन को रिव्यू करना है, ठीक है, माइग्रेशन पैटर्न को रिव्यू करना है, इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ है ये, एंड ये आगे हर 4 साल में एक बार हुआ करेगा। नेक्स्ट इज इंटरपोल। इंटरपोल जो है मतलब इंटरनेशनल पुलिस है, ये 1923 में बना था, हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में, याद रखना है। इसकी जो जनरल असेंबली है वो दिल्ली में रिसेंटली इसकी मीट हुई थी, और ये सेकेंड टाइम है सिंस 1997 की इंडिया में इसकी मीटिंग हुई है। फाइन, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और हर एक कंट्री जो है वो उसकी तरफ से एक नेशनल क्राइम ब्यूरो जो है वो डेजिग्नेटेड होता है। इसमें इंडिया की तरफ से CBI है। इंडिया ने इसको ज्वाइन करा था इंडिपेंडेंस के 2 साल बाद 1947 में। बनी कब थी? 1923 में, जब इंडिया में नॉन कॉपरेशन वगैरह वो सब का माहौल था। नेक्स्ट इज मैकोलिन कन्वेंशन, जो हमने ऊपर पढ़ा। मैकोलिन किसके रिगार्डिंग था? मैच फिक्सिंग। तो ये इंटरपोल ने ही करा था, उसी के अंडर है ये। नेक्स्ट इज आई फैमिलिया, ये भी इसी का इनिशिएटिव है, मतलब मिसिंग पर्सनस डेटा। फैमिलिया मतलब आपकी फैमिली से जो मिसिंग पर्सन है ना, उनका डेटा इन्होंने रखा हुआ है, वैसे याद कर लो। ऑपरेशन पेंजिया है, पेंजिया पी से फार्मास्यूटिकल्स याद रखना है। फार्मास्यूटिकल्स की जो ट्रैफिकिंग होती है उसको रेगुलेट करने के लिए है, उसको प्रोहिबिट करने करता है ये ऑपरेशन पेंजिया। देन I24/7 सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये भी इन्हीं का है। कुछ कॉर्नर नोटिस ये निकालते हैं, ब्लू कॉर्नर नोटिस, रेड ऑरेंज कलर एक्सेट्रा, ये नोटिस होते हैं इनके। देन इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डेटाबेस, ये भी इंटरपोल का ही है, ठीक है। ये याद रखना है, यूनिसेफ का नहीं है या ILO का नहीं है, ये किसका है? ये इंटरपोल का है। अगर हम सारे ये नोटिस देख लें, जैसे रेड नोटिस होता है वो वांटेड पर्सन्स के लिए रिलीज़ करते हैं, इशू करते हैं। ग्रीन नोटिस मीन्स वार्निंग एंड इंटेलिजेंस, तो वार्निंग देते हैं और इंटेलिजेंस को अपना एक्टिवेट करते हैं, ऐसे याद कर लो। ऑरेंज नोटिस मतलब कोई इमीडिएट थ्रेट हो। पर्पल नोटिस जो है मॉडस ऑपरेंडी के लिए। देन ब्लैक नोटिस जो है अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ के लिए। ब्लैक अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ है वो 1-2 अगर याद कर लेंगे, अगर इन केस कभी ऑप्शन आ भी जाते हैं तो हो जाएगा। रेड मतलब वांटेड पर्सन्स, इतना याद कर लो। ब्लैक नोटिस मतलब अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ हैं, ब्लैक नोटिस। ब्लू नोटिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, और येलो नोटिस जो मिसिंग पर्सन्स के लिए होता है। ऑरेंज इमीडिएट थ्रेट के लिए। बाकी सब याद रह जाएगा ऐसे ही, ठीक है। देन G20 मेंबर्स हम याद करना भूल गए, तो वो देख लेते हैं। देखो आपको हर एक कॉन्टिनेंट वाइज आना है, हर एक कॉन्टिनेंट में जो आपको याद रहती है ना मेजर कंट्रीज, वही इसके मेंबर्स हैं। जैसे अगर आप देखें नॉर्थ अमेरिका में 3 ही कंट्रीज इंपॉर्टेंट हमको पता है, कनाडा, US, मैक्सिको, तीनों मेंबर्स हैं। अगर आप यहाँ जाते हैं नीचे साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील और अर्जेंटीना 2 बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, याद रखना है, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। जब हम जाते हैं अफ्रीका में, यहाँ से हमको एक ही कंट्री साउथ अफ्रीका जो है, इसका हम बार बार नाम लेते हैं, साउथ अफ्रीका। देन मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया है, ठीक है। देन अगर आप चलते हैं यहाँ पे UK है, फ्रांस, इटली, जर्मनी, टर्की, मतलब फेमस वाली जो कंट्रीज़ हैं वेस्ट यूरोप में UK है, फ्रांस, इटली, जर्मनी, टर्की, ठीक है। मतलब कि ये जर्मनी और इटली तो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले, UK फ्रांस भी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले, एंड टर्की भी है साथ में, ठीक है, वैसे याद कर लो। अगर हम चलते हैं यहाँ पे, रशिया तो है ही ऑब्वियसली। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ठीक है, ये हो गए। एंड यहाँ से इंडोनेशिया है, इस पूरे में इंडोनेशिया जो है ज़्यादा फैला हुआ है वो है, एंड यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। आई होप ये याद हो जाएगा। एक बार रिपीट कर देते हैं, यहाँ से तीनों कंट्रीज़ हैं, यहाँ से ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यहाँ से वर्ल्ड वॉर वाली जो है वो देख लो, 4 कंट्रीज़ ये, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, टर्की भी है, सऊदी अरेबिया मिडल ईस्ट से, साउथ अमेरिका, यहाँ पे रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट चलते हैं यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर US। तो सबसे लार्जेस्ट जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो है US, उसके बाद है EU, ठीक है, उसके बाद चाइना। एंड सेकेंड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, हमारे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जो हैं सेकेंड नंबर पे यूरोपियन यूनियन में जाते हैं। आपको इसमें कुछ टर्म्स याद रखनी है, जैसे कि शेंगेन जोन जो है, ये क्या है? जो पासपोर्ट फ्री ट्रैवल जोन है यूरोपियन यूनियन में, उसको कहते हैं शेंगेन जोन। एक ग्लोबल गेटवे प्लेटफॉर्म है EU का,
जो कि चाइना के जैसे BRI प्रोजेक्ट है उसको काउंटर करने के लिए ग्लोबल गेटवे प्लान है EU का, ठीक है। यूरोजोन जो है यहाँ पे यूरो करेंसी डिक्लेयर करी है, वो यूरोजोन कहते हैं उसको। एंड सारी कंट्रीज ने नहीं करा है, जो EU के मेंबर्स हैं उन्होंने सबने नहीं करा है। 20 आउट ऑफ 27 कंट्रीज ने ये करा हुआ है अडॉप्ट। एंड एक मास्ट्रिक्ट ट्रीटी है जिसके थ्रू EU क्रिएट हुआ था। बस ये कुछ चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके बारे में 3 इनिशिएटिव आपने याद रखने हैं। फर्स्ट इज रीस्किलिंग रेवोल्यूशन इनिशिएटिव। तो मतलब स्किलिंग किसके बारे में देनी है, जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो उसमें स्किलिंग करवानी है, ठीक है। वो WEF का है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। देन डेटा फॉर कॉमन पर्पस इनिशिएटिव, डेटा फॉर कॉमन पर्पस इनिशिएटिव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है, ठीक है। ये आप याद रखें, भूल सकता है। एंड इंडियन CEOs अलायंस फॉर नेट ज़ीरो इंडिया, ये भी WEF ने बनाया हुआ है, ठीक है। इंडियन CEO अलायंस फॉर नेट ज़ीरो इंडिया। ये भूलने वाली चीज़ें हैं, ऊपर वाले दो जो हैं ये याद रखने हैं। देन अगर और कुछ चीज़ें देखें हम, तो WEF जो है ये सिर्फ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और जिनीवा बेस्ड है, ये स्विट्ज़रलैंड में है, पब्लिक प्राइवेट कॉरपोरेशन से ये बनी हुई है। इसके ये देख लो फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है, क्लॉज श्वाब ये हैं। एंड इनका डावोस में हर बार मीटिंग होता है, ठीक है। डावोस, तो डावोस एजेंडा वगैरह इन्हीं से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट जो आपको चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़, मेजर रिपोर्ट्स बाय WEF, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। देखो जो भी ये कुछ वर्ड होंगे ना, ट्रांजिशन, गैप, कॉम्पिटिटिवनेस, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के होते हैं, ठीक है, मोस्टली। जैसे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ट्रांजिशन की बात चल रही है, ऐसे तो ये IEA भी निकाल सकता था, बट यहाँ पे ट्रांजिशन की बात चल रही है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल IT रिपोर्ट भी WEF निकालता है अलॉन्ग विद INSEAD एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ग्लोबल IT रिपोर्ट। देन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, रिस्क रिपोर्ट, जहाँ पे रिस्क आ गया, गैप आ गया, ट्रांजिशन हो रहा है, कॉम्पिटिटिवनेस है। ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ये भी WEF का है, ये याद रखना है। एंड यहाँ जो हमने पढ़ा डेटा फॉर कॉमन पर्पस एंड नेट ज़ीरो इंडिया का जो अलायंस बना हुआ है CEOs का, वो WEF ने बनाया है। नेक्स्ट इज फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू डीक्रिमिनलाइज कैनबिस और मैरिजुआना, वो थाईलैंड है, ठीक है, इन एशिया। देन EU का डिजिटल मार्केट्स एक्ट है, कि मतलब डिजिटल मार्केट में भी हमको कंपटीशन लाना है, किसी की मोनोपोली नहीं होने देनी है। तो डिजिटल मार्केट्स एक्ट किसने लाया है, EU ने। ईगल एक्ट किसका था, ईगल एक्ट बताया मुझे किसका था, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। नेक्स्ट इज फार्म इनिशिएटिव, फार्म मीन्स फूड एंड एग्रीकल्चर रेजिलियंस मिशन। तो याद करना है कि इसको देख के FAO नहीं मार्क करके आ जाना है उधर, ठीक है। ये है फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन का इनिशिएटिव है, ये यूक्रेन वॉर के कंटेक्स्ट में ही ये लॉन्च करा इन्होंने। तो फार्म जो है वो फ्रेंच प्रेसिडेंट का इनिशिएटिव है, FAO का नहीं है, फाइन। नेक्स्ट इज जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। तो जस्ट एनर्जी की बात चल रही है, तो ये 2021 में साउथ अफ्रीका का इनिशिएटिव था ये, ठीक है। ऐसे बाकी और भी कंट्रीज है, जैसे जर्मनी है, US, UK, फ्रांस, ये सब। बट रिसेंटली इंडोनेशिया ने भी कुछ बिड करे हैं इस पर, ठीक है, कुछ 20 आई डोंट नो, अमाउंट इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इंडोनेशिया ने भी अभी इसको ज्वाइन करा था। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप साउथ अफ्रीका का इनिशिएटिव है, ठीक है। इंडोनेशिया ने भी रिसेंटली इसको करा है ज्वाइन। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। मैंने आपको पूछा था वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 2 बॉडीज़ आती हैं, कौन कौन सी आती है, कमेंट सेक्शन में बताएं। एक तो यहीं से पता चल गई, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वॉशिंगटन में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। देन इसका एक इनिशिएटिव याद रखना है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। हमने ऊपर भी एक ग्लोबल अलायंस फॉर फूड सिक्योरिटी देखा था, वो किसका था, G7 का था वो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, याद रखना है, अलग अलग है दोनों। द नेक्स्ट इज ग्लोबल कम्बैट एयर प्रोग्राम। तो ये UK, इटली एंड जापान का है इनिशिएटिव। इसमें नेक्स्ट जनरेशन कम्बैट एयर फाइटर जेट्स जो है वो बनाने की बात चल रही है, बस इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। तो इसके सेक्रेटेरिएट याद रखने हैं, अलमाती कजाकिस्तान में है, ठीक है, और इंडिया इसका मेंबर है, दैट्स इट। नेक्स्ट इज एक याद रखना है, लीस्ट डेवलपमेंट फंड है, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड है, इसको GEF दैट इज़ ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी जो है वो ऑपरेट करता है।
बस इतना याद रखना है, और ये UNFCCC से रिलेटेड है, ठीक है, ये जो फंड है। नेक्स्ट इज ग्लोबल डैशबोर्ड फॉर वैक्सीन इक्विटी। तो वैक्सीन इक्विटी के लिए जो ग्लोबल डैशबोर्ड है इसमें कौन कौन है? WHO तो डेफिनेटली होगा ही, बट इसमें UNDP एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी है। नेक्स्ट इज एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट। तो एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट जो है इट इज़ फाउंडेड बाय IAAF, दैट इज़ इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एथलेटिक्स फेडरेशन, कुछ इस तरीके से बॉडी है, इसने ये बनाया था। अब देखिए, अब इंटीग्रिटी की बात चल रही है, मतलब डोपिंग जो है उसको कम्बैट करना है एथलेटिक्स में, ठीक है। तो इंटीग्रिटी जो है, अगर आप में इंटीग्रिटी है तो आप डोपिंग नहीं करोगे, तो उसके रिगार्डिंग है ये। एंड इंडिया सेकेंड नंबर पे आता है इन डोपिंग वायलेशंस, रशिया फर्स्ट नंबर में आता है। रशिया में सबसे ज़्यादा डोपिंग वायलेशंस होती है, इंडिया सेकेंड नंबर पे है, याद रखना है। नेक्स्ट एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट। बायोलॉजिकल पासपोर्ट क्या है? ये एक एंटी डोपिंग टूल है, ये मॉनिटर करता है कि डोपिंग का इफेक्ट क्या हो रहा है बॉडी पे, ठीक है, लेकिन क्या डोपिंग है कि नहीं उसको नहीं डिटेक्ट करता, ये उसके इफेक्ट को डिटेक्ट करता है, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट इज एशियन पाम ऑयल अलायंस। तो एशियन पाम ऑयल अलायंस जो है ये 5 पाम ऑयल इम्पोर्टिंग कंट्रीज जो है उन्होंने बनाया है, उसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल आते हैं, फाइन। तो इंडिया के पास वाले हैं सारे, भूटान को छोड़ के। सेक्रेटेरिएट जो है वो इंडिया का जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन है वही मैनेज करता है। इंडिया जो है एशिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इम्पोर्टर है, ठीक है, पाम ऑयल का। अगर आप देखिए, पाम ऑयल जो है वो अफ्रीका का भी नेटिव है और साउथ एंड जो सेंट्रल अमेरिका है उसका भी नेटिव है। जो अफ्रीका में जो वैरायटी नेटिव है पाम ऑयल की, दैट इज़ एलियाज गिनियाज। तो बस जैसे इक्वेटोरियल गिनिया वगैरह है ना, वहाँ पे इक्वेटोरियल गिनी वगैरह वहाँ पे है, तो गिनियास जो है वो अफ्रीका में होगा। एंड ऑलीफेरा जो है, ऑलीफेरा वाली जो है वो यहाँ पे है अमेरिका में। एंड इनमें विटामिन A एंड E होता है एंड ट्रांस फैटी एसिड्स नहीं होते हैं पाम ऑयल में। नेक्स्ट इज एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव। एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव जापान का इनिशिएटिव है, बस इतना ही याद रखना है, फाइन। एनर्जी ट्रांजिशन समझ के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर IEA वगैरह कुछ नहीं लगाना है, जापान का इनिशिएटिव है एशिया की तरफ, मतलब कि एशिया में एनर्जी ट्रांजिशन करने के लिए जापान काफ़ी उत्सुक है, फाइन। नेक्स्ट इज आप मुझे बताएंगे 1 कंट्री 2 सिस्टम फॉर्मूला जो है किस कंटेक्स्ट में है। ये जो IR की 30 मिनट्स की एक PT की वीडियो भी है मेरी, तो उसमें भी मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट इज गोल्डन राइस, ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसने बनाया है। इसमें उन्होंने जीन इंसर्ट करा है जो कि बीटा कैरोटीन प्रोटीन जो है इसको प्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से इसका येलो कलर है, ठीक है, गोल्डन राइस। नेक्स्ट इज INSTC, तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर जो है ये क्या है? ये कनेक्ट करेगा इंडिया और रशिया को वाया सेंट्रल एशिया एंड ईरान। तो रशिया यहाँ पे है, इंडिया यहाँ पे है, तो ईरान से होते हुए, सेंट्रल एशिया से होते होते रशिया तक कनेक्ट करेगा पूरा INSTC। एंड यहाँ हम कह सकते हैं कि इंडियन ओशन यहाँ पे है, उसको कनेक्ट करेगा कैस्पियन सी से वाया पर्शियन गल्फ, बीच में पर्शियन गल्फ आ जाएगा एंड उसके बाद कैस्पियन सी से ऊपर ये रशिया और नॉर्थ यूरोप में कनेक्ट करेगा। एंड ऑल्सो इसमें 13 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, बीच वाली जो सेंट्रल एशियन वाली कंट्रीज़ हैं वो सब आ जाएंगी इसमें। नेक्स्ट ये सिंक्रोनाइज करता है विद द अशगाबाद एग्रीमेंट। अशगाबाद एग्रीमेंट भी वही है, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। इसमें 6 कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, ओमान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड कज़ाकिस्तान। सेंट्रल एशियन वाली कौन कौन सी कंट्रीज हैं? तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, देन ईरान है, ओमान है, इंडिया है, ठीक है, इसमें ओमान भी है। इसमें क्या है कि आपको सेंट्रल एशिया को पर्शियन गल्फ से लिंक करना है, सेंट्रल एशिया को पर्शियन गल्फ से आपको लिंक करना है, उसके लिए है अशगाबाद एग्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो इंडिया, याद रखना इसमें 4 पिलर्स हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। 4 इसमें पिलर्स हैं, उसमें से इंडिया 3 पिलर्स का पार्ट है, सप्लाई चेन का पार्ट है, क्लीन इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी का पार्ट है, बट ट्रेड पिलर का पार्ट नहीं है, यही से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज रोड मैप 2030, तो ये इंडिया और UK का बायलैटरल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए रोड मैप एक निकाला गया है, रोड मैप 2030। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप, तो माइग्रेशन और मोबिलिटी से डील करेगा। मोबिलिटी किनकी? स्टूडेंट्स, एकेडमिक्स, रिसर्चर, सबकी, ठीक है, प्रोफेशनल्स वगैरह की। तो इंडिया ने ऑलरेडी एग्रीमेंट कर चुके हैं फ्रांस के साथ, UK, जर्मनी, फिनलैंड,
इन कंट्रीज़ के साथ ऑलरेडी ये हो चुका है एंड ऑस्ट्रिया के साथ में भी ये नेगोशिएशन चल रही हैं। तो कौन कौन सी कंट्री के साथ है कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप? यूके है, फिनलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, ठीक है। यूएस नहीं है, जापान भी नहीं है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, तो इंडिया और डेनमार्क का है, बस इतना याद रखना है। ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डेनमार्क के साथ हो रही है हमारी। देन एक सऊदी अरेबिया के साथ एक्सरसाइज है जो कि फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज हुई है, अल मोहिद अल हिंदी सऊदी अरेबिया के साथ है। देन यूएई के साथ हमारा सेपा हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। देन अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में वाटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का वाटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, इसको ट्विनिंग अग्रीमेंट भी कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो भी अर्बन वाटर मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं उनको हम सीखेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए है ये। नेक्स्ट इंडिया और यूएस में इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव अग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव अग्रीमेंट इंडिया और यूएस में हुआ है। मिन्स्क अग्रीमेंट जो है किसके बारे में है? ये यूक्रेन और रशिया के कंटेक्स्ट में रहता है ये मिन्स्क अग्रीमेंट, याद रखना है। बस ये इतना सा अगर पता है ना, इसी से स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज अब्राहम एकॉर्ड्स डील, ये किन के साथ हुआ है? इसराइल का बाकी जो अरब नेशंस हैं लेड बाय यूएई, ये यूएई है, तो उन्होंने करा है, ठीक है। इसराइल और अरब नेशंस के बीच में हुआ है अब्राहम एकॉर्ड्स डील, पीस डील है ये। देन TVS 2M न्यूक्लियर फ्यूल, तो रशिया ने रिसेंटली ये सप्लाई करा है इंडिया को TVS 2M न्यूक्लियर फ्यूल। इसमें गैडोनीलियम ऑक्साइड मिक्स होता है विथ यूरेनियम 235, ये ज़्यादा रिलायबल और कॉस्ट एफिशिएंट होता है। नेक्स्ट इज इंडो रशिया रेडियो इक्विपमेंट डील, तो ये इंडियन एयरपोर्ट्स की मॉडर्नाइजेशन के लिए डील हुई थी। रेडियो इक्विपमेंट डील इंडिया रशिया की हुई थी अभी रिसेंटली। अगर इन केस ऐसा पूछा जाता है कि अभी रिसेंटली रेडियो इक्विपमेंट डील इंडिया ने किसके साथ साइन करी है, तो रशिया के साथ, बस इतना पता होना चाहिए। किसके लिए है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए। नेक्स्ट है इंडो इब्राहिमिक अलायंस, तो इसमें वही जो इसराइल है या फिर बाकी जो कंट्रीज हैं यूएई वगैरह है, ठीक है। इसमें यूएई मिस हो गया, यूएई इजिप्ट साउथ अरेबिया, मतलब जो अरब नेशंस हैं, इसराइल है, उसमें इंडिया भी आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज SDR क्या होता है? ये पेपर गोल्ड इसको कहा जाता है, ये IMF के पास होता है, ठीक है। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, तो इट इज़ नीदर अ करेंसी नॉर अ क्लेम ऑन IMF। ये हर एक कंट्री को जो है, जो भी मेंबर होता है IMF का, उसको उसके कोटा के प्रोपोर्शन के हिसाब से मिलता है। जितना आपका कोटा है उसमें, उसी हिसाब से आपको SDR जो है वो दिया जाएगा। एंड ये पोटेंशियल क्लेम होता है ऑन फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ मेंबर्स। एंड यूएस का कितना कोटा है? 17%, चाइना का है 6%, इंडिया का है 2.7%। ये इसका पता होना चाहिए किसका सबसे ज़्यादा है, किसका सबसे कम है, ये भी हम देखेंगे। हाँ, लेकिन जो SDR की वैल्यू होती है दिस इज बेस्ड ऑन 5 करेंसीज, ये 5 करेंसीज का नाम पता होना चाहिए। यूएस का डॉलर है, देन यूरो है, चाइना का रेनमिनबी है, जापान का येन है, एंड यूके का पाउंड स्टर्लिंग है, ठीक है। और इसका जो ये है, ये चीज़ जो है किस किस का कितना कोटा है ये भी पता होना चाहिए। एंड यहाँ अगर आप देखें कि किस किस करेंसी का क्या क्या कोटा है, कितना है, तो US डॉलर सबसे आगे चल रहा है, देन यूरो है सेकेंड नंबर पे, चाइनीज़ युआन या रेनमिनबी, देन जापानीज़ येन एंड पाउंड स्टर्लिंग। तो डॉलर है, देन यूरो है, देन चाइनीज़ युआन थर्ड नंबर पे है, ठीक है। एंड देन जापान का येन है एंड पाउंड स्टर्लिंग है। देन नेक्स्ट अगर हम देखें I2 U2 जो है, ये इंडिया, I2 क्या है? इंडिया और इसराइल, और U2 क्या है? यूएई और US। ये वेस्ट एशियन क्वाड इसको माना जाता है, ठीक है। आप मुझे बताएं क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट इज ट्रिप्स जो है ये IPR से रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से। 18 जो ये उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन जो हुए थे WTO के 1986 to 94, उसी में ये भी नेगोशिएट किया गया था। पेरिस कन्वेंशन और बर्न कन्वेंशन जो है ये हम आगे पढ़ेंगे। जैसे ये पेरिस कन्वेंशन जो है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, उसके IPR के रिगार्डिंग। बर्न कन्वेंशन है आर्टिस्टिक वर्क जो होता है उसके रिगार्डिंग। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ट्रिप्स में कंपल्सरी लाइसेंसिंग जो है वो अलाउड है। कंपल्सरी लाइसेंसिंग जो है वो ट्रिप्स के 2001 का जो WTO का दोहा डिक्लेरेशन हुआ था उसके अंडर अलाउ करा था।
कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होती है? अगर कोई पैंडमिक लाइक सिचुएशन हो गई, कोई हेल्थ इमरजेंसी हो गई या कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन अगर है, तो कोई गवर्नमेंट जो है, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट, वो अलाउ कर सकती है कि कोई पेटेंटेड चीज़ जो है उसको भी जो है वो सब लोगों के लिए अफोर्डेबल तरीके से बना सके। ठीक है, मतलब अलाउ कर देंगे कि जो पेटेंटेड कंपनी है उसके अलावा भी कोई और कंपनी जो है उस चीज़ को प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, वो कंपल्सरी लाइसेंसिंग हो गया, मतलब कंपल्सरी कंडीशन में इसको लाइसेंस देना पड़ा उस तरीके से। फिर अगर हम स्पेस की कुछ ट्रीटीज़ की बात करें जो स्पेस से डील करती हैं, आउटर स्पेस ट्रीटी है 1982 में, इंडिया ने साइन भी करा है, रेटिफाई भी करा है। मतलब स्पेस में जो भी ऑब्जेक्ट्स जाएंगे उनको ये रेगुलेट करेगा। ठीक है, उनको डील करता है ये। एक रेस्क्यू अग्रीमेंट है, तो स्पेस से एस्ट्रोनॉट्स को रेस्क्यू करने का जो चीज़ है वो इस अग्रीमेंट से डील होती है। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी कन्वेंशन। अगर स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से डैमेज आता है तो वो इस कन्वेंशन में आएगा। मून अग्रीमेंट, मतलब कोई भी एक्टिविटीज़ जो मून पे होती है या बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ पे होती है वो इसमें आती है। रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन, कोई भी बॉडी जो स्पेस में जाने वाली है उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो इस बॉडी में आती है, इस कन्वेंशन में आती है। नेक्स्ट इज नाटो। नाटो जो है वो बना था वॉशिंगटन ट्रीटी से 1949 में, मतलब इंडिया की 2 साल बाद, उसके इंडिपेंडेंस के 2 साल बाद ये बना हुआ है। नाटो ट्रीटी से या फिर अदर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी या फिर वॉशिंगटन ट्रीटी से। किसने बनाया था ये? यूएस, कनाडा और कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। ये एक तरह का कलेक्टिव सिक्योरिटी था अगेंस्ट यूएसएसआर। ठीक है, इसमें 31 नेशन है करंटली। नॉर्थ मैसेडोनिया ऐड हुआ था और रिसेंटली जो है वो फिनलैंड ऐड हुआ है। 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे। इसमें याद रखना है तीनों जो बाल्टिक कंट्रीज़ है ना हमारी, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, तीनों ही रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, तीनों ही नाटो में हैं। ऑल्सो जो यूएसएसआर के वॉर्सो पैक्ट में था पहले, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, बल्गेरिया, ये भी इसके मेंबर्स हैं नाटो की। ठीक है, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया एंड बल्गेरिया। नेक्स्ट इज CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1992 में ये बनता है जब यूएसएसआर का कोलैप्स हो जाता है। तो ये जो पोस्ट सोवियत स्टेट्स है इसमें, जैसे रशिया वगैरह, तो वो इसमें आती हैं एंड ये ताशकंद ट्रीटी से बना था। ठीक है, ये भी अपने रीजनल सिक्योरिटी के लिए है। नेक्स्ट इज NPT, नॉन प्लॉलिफरेशन ट्रीटी, 1968 में आती है ये, इन फोर्स आती है 1970 में। ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स को प्लॉलिफरेट नहीं होने देना, उसका स्प्रेड नहीं होने देना है। इसमें कंट्रीज़ को हैव्स एंड हैव नॉट्स में बांटा हुआ है। जो 5 न्यूक्लियर वेपन्स पोजेसिंग स्टेट्स होती हैं, तो वो जो है वो अपना न्यूक्लियर चाहे बढ़ा दे, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बढ़ाते रहे, मतलब वर्टिकल प्लॉलिफरेशन जो है वो अलाउड है, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लॉलिफरेशन जो है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, नॉन जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं उनके पास नहीं जाना चाहिए, ये इसका कोर क्रक्स है। तो इंडिया ने तो इसको ना ही ज्वाइन करा है। इंडिया, इसराइल, पाकिस्तान, दे नेवर ज्वाइन दिस ट्रीटी एंड ये लीगली बाइंडिंग है। इसमें क्या है, नॉर्थ कोरिया ने इसको ज्वाइन करा था, मैं विथड्रॉ कर लिया था। इसमें जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो वेरीफाई करती है कि नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो कंप्लाई कर रही हैं कि नहीं। ठीक है, जो इसके मेंबर्स हैं। नेक्स्ट अगर कुछ आती है स्टार्ट ट्रीटी, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ICBM ट्रीटी, मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ये सब रशिया और US में है न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन के लिए, न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन या मिसाइल्स रिडक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन ट्रीटी। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल वेपन्स को कंट्रोल करना है, लीगली बाइंडिंग है, 1972 में आती है, 75 में फोर्स में आती है। ठीक है, पीछे हमने क्या पढ़ा, जो NPT है 1968 एंड 70, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं 72 एंड 75। इंडिया ने इसको रेटिफाई करा हुआ है। ठीक है, इंडिया ने NPT को नहीं करा रेटिफाई, बट बायोलॉजिकल वाली को करा हुआ है। इसकी कोई इम्प्लीमेंटिंग बॉडी नहीं है, कोई वेरिफिकेशन क्लॉज नहीं है, यही इसका सबसे बड़ा जो है ड्रॉबैक है। नेक्स्ट इज TPNW, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, जो कि अभी रिसेंटली फोर्स में आई है और ये फर्स्ट एवर लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जो कि बैन करना चाहती है न्यूक्लियर वेपन्स को। प्लॉलिफरेशन नहीं बैन कर रही है, तो उसका प्रोडक्शन भी बैन कर रही है। ठीक है, प्रोडक्शन, उसका सेल, परचेज सब बैन कर रही है। 2017 में अडॉप्ट हुआ था बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ICAN, जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को रोकने के लिए काम करता है। इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। 86 कंट्रीज ने इसको साइन करा है, 51 ने रेटिफाई करा है एंड नन ऑफ द 9 कंट्रीज जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है इंक्लूडिंग इंडिया, उन्होंने वोट या साइन नहीं करा है। ठीक है, तो इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं करा है। फाइन, इंडिया का यही मुद्दा है,
एक तो एनपीटी जो है वो तो डिस्क्रिमिनेटरी थी ना, कि आप न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। न्यूक्लियर वाले अपनी जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन दूसरे वाले नहीं बढ़ा सकते। ये डिस्क्रिमिनेटरी था, इसलिए ये कहते हैं कि आप कॉन्फ्रेंस ऑन डिस ये है कॉन्फ्रेंस ऑन डिस आर्मामेंट, आप उसमें ये ट्रीटी जो है नेगोशिएट करो, ठीक है। तो ये इनका ये मुद्दा रहता है। देन नाटो जो है वो भी, उसने भी ये ट्रीटी को साइन नहीं करा है। इंडिया, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट नेशंस जो है इन्होंने किसी ने भी साइन नहीं करा, ठीक है। ये याद रखना, इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इसराइल, किसी ने साइन नहीं करा हुआ। नेक्स्ट है CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। इसके पहले आप देखें पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, जो कि 1963 में आता है। तो PTBT जो है ये 1963 में आया था। इसमें है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स को कहीं भी टेस्ट नहीं कर सकते, बट अंडरग्राउंड को इन्होंने छोड़ दिया कि अंडरग्राउंड में ठीक है कर रहे हो करो, लेकिन एयर में, वाटर में और कहीं आप नहीं करोगे टेस्ट। मतलब पार्शियली इन्होंने बैन करा, इसको बैन नहीं करा। CTBT भी क्या है कि हर जगह से बैन कर दो, कहीं भी आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते। इंडिया ने ये भी साइन नहीं करी हुई है एंड ये फोर्स में भी नहीं आई हुई है, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट इज OPCW, ये केमिकल वेपन्स को जो है प्रोहिबिट करता है। तो 99% जो केमिकल वेपन्स हैं जो डिक्लेयर कर दिए हैं पोजेसिव स्टेट्स ने, तो वो वेरीफाइबली एलिमिनेट कर दिए गए हैं। हेडक्वार्टर्स इसके हेग, नीदरलैंड्स में। नोबेल पीस प्राइज़ इसको मिल चुका है। ये कोई UN ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट ये रिपोर्ट करती है UN को, ठीक है। नेक्स्ट इज OPEC। OPEC ओपेक जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ ने बनाया हुआ है। ये बगदाद कॉन्फ्रेंस से ये बना था 1960 में। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, इन सब कंट्रीज ने मिलकर बनाया था टू मैनेज द सप्लाई एंड प्राइस स्टेबिलिटी ऑफ ऑयल, ठीक है। वियना, ऑस्ट्रिया में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। मेंबरशिप जो है किसी भी कंट्री को मिल सकती है अगर वो सब्सटेंशियल एक्सपोर्टर हैं। और 13 नेशन है करंटली यहाँ पे। कतर जो पहले मेंबर था उसने विथड्रॉ कर लिया है। इक्वेडोर ने भी रिसेंटली विथड्रॉ कर दिया था, मतलब 2020 में। और इसका मैप पे इसके मेंबर्स देख लेते हैं। 13 मेंबर्स है इसके, ओके। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, पहले आप देखो कि साउथ अमेरिका में 2 कंट्रीज़ हैं, वेनेजुएला एंड इक्वेडोर, ठीक है। सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ हैं। मिडिल ईस्ट में अगर आप देखेंगे, ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, UAE है। कतर ने तो विड्रॉ कर लिया, इसको हटाओ, ठीक है। तो 5 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड UAE, ठीक है। देन अगर आप अफ्रीका में जाएंगे तो अल्जीरिया है, लिबिया है, नाइजीरिया है, मतलब अल्जीरिया, नाइजीरिया, लिबिया, रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, गेबॉन है, अंगोला है, इक्वेटोरियल गिनी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज आपको याद रखनी है। रिपीट करते हैं, यहाँ से वेनेजुएला और इक्वेडोर है, यहाँ से कतर नहीं है, बट बाकी जो है वो 4 कंट्रीज है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया। रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, नाइजीरिया, अल्जीरिया, लिबिया है, इक्वेटोरियल गिनिया है एंड गेबॉन एंड अंगोला है। फाइन, 13 कंट्रीज हो गई। नेक्स्ट इज कैरिकॉम। तो कैरिकॉम क्या है? ये 20 नेशंस जो है उन्होंने एक सिंगल मार्केट बनाया हुआ है एक तरीके का। तो जैसे EU है ना, उसी तरीके का सिस्टम यहाँ पे सिंगल मार्केट का इस्टेब्लिश करा हुआ है कैरिबियन आइलैंड कंट्रीज़ में, मतलब सेंट्रल जो अमेरिका वाला पार्ट है वहाँ पे। एंड ये ट्रीटी ऑफ चागुआ रामास जो है, इससे ये कैरिकॉम एरिया बना था। हेडक्वार्टर्स है जॉर्ज टाउन, गयाना में। और कौन कौन सी इसमें कंट्रीज जो है वो मेंबर्स हैं, कौन कौन से आइलैंड्स मेंबर हैं? गयाना है, बारबाडोस है, जमैका है, ट्रिनिडाड है, टोबैगो, केमन आइलैंड्स, वर्जिन आइलैंड्स ऑफ ब्रिटेन, एंगुइला है। इनको मैप पे भी देख लेते हैं। ये जैसे तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कैरिबियन कम्युनिटी, कैरिकॉम जो है इन्होंने बनाया हुआ है, कैरिकॉम मेंबर स्टेट्स। यहाँ पे जैसे मेक्सिको है, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट, ये सेंट्रल अमेरिका के कंट्रीज़ है। यहाँ पे हम देखेंगे जमैका है, हैती है, देन यहाँ पे एंटीगुआ एंड बारबाडोस है, देन ये ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है। तो ये इन कंट्रीज़ जो है वो इन सारी कंट्रीज़ ने बना के कैरिकॉम बनाया हुआ है, ठीक है। एक तरह का मार्केट है ये, इंटीग्रेटेड मार्केट। और ट्रीटी ऑफ चागुआ रामास जो है इससे ये बना हुआ है। दैट्स इट। इसी के साथ हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशंस का करंट अफेयर्स पार्ट है हो जाता है वो कवर। अब रही बात की मैपिंग सेक्शन का, कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स न्यूज़ में रहे होंगे या फिर कुछ जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ वगैरह होती हैं, कौन से ओशन को कौन सी कंट्रीज जो है वो बॉर्डर कर रही हैं,
वो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक शॉर्ट सी वीडियो बना दूँ 30 मिनट्स की, तो वो मैं बना दूँगी। अगर आपकी ज़्यादा आती है, अगर रिक्वेस्ट की, अगर कुछ लोग चाहते हैं कि बना दूँ मैं, तो बना दूँगी। बट अभी के लिए ये IR में, इसमें आई थिंक अगर IR के करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं तो इसके बाहर कहाँ से आएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं वो यहीं से कवर हो जाएंगे अगर आते हैं तो, ठीक है। और रही बात मैपिंग सेक्शन का, तो वो मैं बना दूँगी वीडियो अगर आप कहेंगे तो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।